हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंदन गुप्ता है और मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2022 के थ्रू एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर हुआ है। इस वीडियो में मैं सीजीएल 2024 से रिलेटेड कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने सीजीएल 2024 से रिलेटेड एक वीडियो डाला है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से बेस्ट सोर्सेस हैं जहां से आप अपने सिलेबस को थॉरोली कवर कर सकते हैं। यानी वो जो वीडियो है वो मेनली कंटेंट बेस्ड है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से वो राइट स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा पोस्ट ले सकते हो सीजीएल के थ्रू। जो हमारे बिगनर्स मित्र हैं, अगर उनको नहीं मालूम है कि एसएससी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि रिक्रूटमेंट कराती है। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं और उन मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन सारे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम करते हैं। तो उन्हीं जो स्टाफ है उनको रिक्रूट कराने के लिए एसएससी प्रत्येक वर्ष नोटिफिकेशन जारी करती है, वैकेंसी निकालती है। इसमें मेनली ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट होते हैं। आपको मालूम है कि जो ग्रुप ए के पोस्ट होते हैं, जो कि सिविल सर्वेंट कहलाते हैं, उनका रिक्रूटमेंट यूपीएससी के थ्रू होता है। कौन कौन से एग्जाम है जो एसएससी कंडक्ट कराती है? तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा 12th लेवल पे होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसके अलावा एमटीएस, जीडी, सीपीओ, स्टेनो, सिलेक्शन फेज और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसको एसएससी कंडक्ट करती है प्रत्येक वर्ष। अगर मैं कुछ पॉपुलर पोस्ट की बात करूं जिनका रिक्रूटमेंट सीजीएल के थ्रू होता है, तो उसमें नंबर 1 पे आता है एएसओ इन एमईए। इसके बाद एएसओ इन सीएसएस, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर। ये कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं जो कि टॉपर्स लोग चूज करते हैं अगर उनका सिलेक्शन, उनका रैंक अच्छा आता है तो। इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, लगभग 40-50 पोस्ट होते हैं। तो बस आप इसमें से कोई अपना ड्रीम पोस्ट चूज कीजिए और हर वो प्रयास कीजिए जिससे आपको वो पोस्ट मिल सके सीजीएल 2024 के थ्रू। अब बात करते हैं व्हाट विल चेंज इन योर लाइफ इफ यू गेट अ जॉब थ्रू एसएससी सीजीएल। तो देखो यार, चेंज तो बहुत सारे चीज़ होने वाले हैं। आपको मालूम है कि अगर आपके पास जॉब नहीं होता है तो आप बेरोजगार कहलाते हो, और बेरोजगारी का सितम क्या होता है लड़के इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आप एक सीजीएल के थ्रू अच्छा पोस्ट लेते हो तो आपके पास सोशल रिस्पेक्ट होता है, जो कि मैं खुद फील किया हूँ। अगर आप एक लोअर या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके घर का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो वो अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी रहेगा, यानी आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, आपके पास फ्यूचर प्लानिंग्स होंगी। तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप एक अच्छा पोस्ट लेते हो सीजीएल के थ्रू। अब बात करते हैं कि सैलरीज कितनी मिलती है अगर आपका सिलेक्शन होता है सीजीएल के थ्रू। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ है। सीजीएल के थ्रू लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होता है। तो इसमें जो मिनिमम सैलरी होती है, यहाँ मैंने 35 के लिखा, ये एक्चुअली 40 की आपको मिलेगी। यानी 40,000 से लेकर 75,000 तक आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप एक 4600 ग्रेड पे या 4800 ग्रेड पे की जॉब लेते हो तो आपको इन हैंड सैलरी 75,000 रुपये मिलेगी पर मंथ, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए। तो ये जो सैलरी है एक बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। कहते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट क्या है। तो देखो, इसका नोटिफिकेशन या तो दिसंबर 2023 में आएगा या जनवरी 2024 में आएगा। ज़्यादा चांस है कि दिसंबर 2023 में ही आएगा, क्योंकि एसएससी जो अपना पुराना कैलेंडर अभी तक जो एसएससी के वेबसाइट पे है उसमें अक्टूबर तक का प्लान पहले से फिक्स है। तो ज़्यादा चांस है कि दिसंबर में ही इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगर दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ गया तो टायर 1 का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम है, डेट है, वो आप मार्च या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल 2024 मान के चल सकते हो। यानी मार्च 2024 या फिर अप्रैल 2024 में आपका टायर 1 का एग्जाम हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो देखो, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं होती है। आप किसी भी स्ट्रीम से सिंपली ग्रेजुएट हो, चाहे आप बीए किए हो, बीकॉम किए हो, या फिर किसी भी स्ट्रीम से सिंपली आप ग्रेजुएट हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो।
अब अगर आपने मन बना लिया है कि आपको CGL 2024 के थ्रू एक जॉब लेना है, एक अच्छा पोस्ट लेना है, जॉब ही नहीं लेना है, एक अच्छा पोस्ट लेना है, तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि सबसे पहला चीज़ है कि आप अपने एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल लॉयल रहें, यानी आपको एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल सीरियस रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया तो एक दिन पढ़े, दूसरा दिन नहीं पढ़े, तीसरा दिन मूवी देखने चले गए, चौथा दिन फिर मन किया तो 1-2 घंटा पढ़ लिए, तो ऐसे आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। आपको अपने एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल सीरियस रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। देखो ये 1 साल की बात है, अगर आपने 1 साल मेहनत कर दिया ना तो आने वाला समय पूरा आपका होगा। मैं ये बातें आपको इसलिए बताना रहा हूँ क्योंकि जो SSC में जो सिलेक्शन रेट है ना वो बहुत कम है यार। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो जो SSC में हर साल जो वैकेंसीज आती है वो 7 से 8 हज़ार आती है, और जो बच्चे अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, यानी जो इसका फॉर्म गिरता है वो 30 से 35 लाख होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम सिलेक्शन रेट है। और उसमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, यानी कि जो 3-4 बार पहले से अपीयर हो चुके हैं वो अपीयर होंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आपको उन सब से भी कम्पीट करना है। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं होते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको CGL 2024 के थ्रू एक जॉब चाहिए, एक अच्छा पोस्ट चाहिए, तो आपको कंसिस्टेंट रहकर ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बोलने वाला हूँ कि डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। जैसे कि अननेसेसरी थिंग्स कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक खोल लिए और 2-3 घंटा से उसी में लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम खोलकर उसमें 1 घंटा से रील्स देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके जो तैयारी है उसको अफेक्ट करेंगी। तो आप इन सब चीज़ों से टाइम बचाकर तैयारी को अपना टाइम दें ताकि आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सके ज़्यादा टाइम देकर। अब बात करते हैं हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। देखो SSC का जो जर्नी है ना ये थोड़ा लंबा जर्नी होता है। लंबा जर्नी का कहने का मतलब ये है कि आपको नोटिफिकेशन से लेकर जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको इसमें लगे रहना पड़ेगा। आपको मालूम है कि इसका सिलेबस भी बहुत लेंदी सिलेबस होता है। आपको इसमें मैथ्स भी पढ़ने हैं, रीजनिंग भी पढ़ने हैं, GS भी पढ़ने हैं, इंग्लिश भी पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, कंप्यूटर पढ़ने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी ऐसा समय आता है जब आप किसी बात को लेकर डीमोटिवेटेड फील करते हो। ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप कंसिस्टेंट रह पाओ। इसके मल्टीपल्स रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिसके कारण से पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाता है, यानी कि 2-4 दिन से बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, तो उस समय बिल्कुल डिमोटिवेटेड फील होता है कि मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं पढ़ा है, अब तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको फिर से वही उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा के साथ स्टार्ट करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब से आप तैयारी स्टार्ट किए और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको अपने आप को किसी भी परिस्थिति में मोटिवेटेड रखना है और हमेशा एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है यार। अगर आप एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि ये जो SSC बैंकिंग या रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, इसमें जो कैंडिडेट अपीयर होते हैं ये 90% जो कैंडिडेट है ये या तो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता तैयारी करने के अलावा। तो अगर आप पहली बार में गलती करते हो तो दूसरा बार भी आपको सेम ही एग्ज़ाम के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप शुरू में ही इस तरह से अपने आप को तैयार रखो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक अच्छा पोस्ट ले सको। देखो मोटिवेटेड रहने का सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है ना वो अपना फैमिली होता है। अगर आप एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें आपका फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, तो अगर आप अपने फैमिली को देखोगे ना यार तो उसी से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देखने को मिलेगा। आपके दिमाग में ये चीज़ चलेगी कि अभी मेरे पास जॉब नहीं है तो मेरे फैमिली का हालत ये है, जब मेरी जॉब हो जाएगी, जब मुझे एक अच्छा पोस्ट मिलेगा तो हर महीने मेरे अकाउंट में 70-75 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो मैं अपने फैमिली के लिए बहुत सारा चीज़ कर पाऊँगा।
तो ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा आपके तैयारी में। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन की अगर आपको मन करे तो कभी आप मोटिवेशन का वीडियो देख सकते हैं, कभी कभार। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं सजेस्ट करूँगा। जैसे कि संदीप माहेश्वरी सर का एक कोई वीडियो देख सकते हैं अगर आपको महसूस हुआ तो। इसके अलावा जो कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो अपने सैलरीज वगैरह के वीडियो अपलोड करते हैं, तो देखने में तो वो थोड़ा सा बचकाना लगता है, लेकिन मैं बहुत देखा करता था। इससे ना ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है यार। जब मैं उनके सैलरी स्लिप देखता था तो मैं देखता था कि उनके अकाउंट में 70,000 रुपये ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये एक अंदर से मतलब और मेहनत करने के लिए ऊर्जा देता था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं तैयारी के दौरान। इन सारी चीज़ों को आपको टैकल करना आना चाहिए। एक बात और है कि आज से 3 साल पहले एसएससी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था उसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, क्योंकि एक एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने में एसएससी आज से 3-4 साल पहले लगभग 2.5 से 3 साल लेती थी। तो इस बात को लेकर एसएससी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब से पैटर्न चेंज हुआ है, यानी लास्ट के 1-2 साल से अगर मैं बात करूं तो एसएससी सुपर फास्ट हो गई है। मैं अगर अपने सीजीएल 2022 की बात करूं तो मुझे जहां तक याद है कि इसका नोटिफिकेशन सितंबर 2022 में आया था और मई 2023 में इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना फास्ट रिक्रूटमेंट हुआ, यानी बैंक की तरह। आपको मालूम है कि बैंक का भी रिक्रूटमेंट बहुत फास्ट होता है, तो एसएससी भी बिल्कुल फास्ट हो गई है। तो ये आपके लिए और जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा आपको अपने डिजायर पोस्ट लेने के लिए। अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम स्कीम क्या होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो अब बिल्कुल सिंपल हो गया। इसमें सिंपली आपको टायर 1 देना है, इसके बाद टायर 2 देना है और इसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। एंड देन यू आर एन इंस्पेक्टर और एएसओ एंड वॉट एवर यू वांट। तो टायर 1 की बात करें तो टायर 1 अब नए पैटर्न के अनुसार क्वालिफाइंग कर दिया गया है। टायर 1 में 4 सेक्शन होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और जीएस होता है। सब में 25-25 क्वेश्चन आते हैं और सबके 50-50 मार्क्स होते हैं, यानी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स का। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि क्या सेफ स्कोर होना चाहिए टीयर 1 क्वालिफाई करने के लिए, तो अगर आप 130 प्लस ला लेते हो तो आप इजीली पास कर जाओगे टीयर 1 को, यानी आप मेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप 130 को कभी टारगेट मत करना टीयर 1 में। आप हमेशा मैक्सिमम टारगेट करना, यानी ऐसा टारगेट करना, मतलब इस तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये मेरा मेरिट का एग्ज़ाम है, इससे मेरा मेरिट बनने वाला है। तो आपको हमेशा मैक्सिमम टारगेट करके चलना है। आप 150 लाओ, 160 लाओ, मैक्सिमम मार्क्स अगर आप टीयर 1 में लाओगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप टीयर 1 में ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो उसके जस्ट 3 महीने बाद ही मेंस का एग्जाम होता है। तो आपके दिमाग में हमेशा आपका जोश हमेशा हाई रहेगा कि मैंने टीयर 1 में इतना अच्छा किया है तो मेंस में भी डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा करूँगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम टारगेट करना है टायर 1 में भी, इवन इट इज़ क्वालिफाइंग। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की, जो कि सारा एफर्ट आपको यहीं पे लगाना है क्योंकि इससे आपका मेरिट बनने वाला है। तो टायर 2 की बात करूं तो इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। एक होता है सेक्शन 1 जिसमें मैथ और रीजनिंग आते हैं। मैथ्स के 30 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स का, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के 90-90 मार्क्स होते हैं। तो जो हमारा सेक्शन 1 है वह 180 मार्क्स का होता है। इसके अलावा सेक्शन 2 है जिसमें इंग्लिश, आप इंग्लिश का देख सकते हैं कि मेंस में इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, यानी इंग्लिश से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईच मार्क्स 3 नंबर का ही होता है। मेंस में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबके जो मार्क्स होते हैं वो 3 ही होते हैं। तो इंग्लिश का आप देख सकते हैं कि 45 क्वेश्चन इंटू 3, तो 135 मार्क्स का इंग्लिश होता है, जो कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस हिसाब से हो जाता है मेंस के लिए। जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 3 मार्क्स का होता है ईच क्वेश्चन, तो 75 मार्क्स का। तो इस तरह से हमारा सेक्शन 2 जो है वो 210 मार्क्स का हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात करूं तो 390 मार्क्स का होता है
और ये जो दोनों सेक्शन है इसके लिए आपको 1-1 घंटे का टाइम मिलता है, यानी कुल मिलाकर 2 घंटे का टाइम मिलता है। 130 क्वेश्चंस होते हैं और 390 मार्क्स का होता है। तो आपको 390 में से कितना मार्क्स लाना चाहिए ताकि आपको एक आपके डिजायर कोर्स मिल सके डिजायर लोकेशन के साथ? तो जाहिर सी बात है आपको मैक्सिमम लाना पड़ेगा। अगर आप 330 340 लाते हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। डेफिनेटली आपको अगर इतना मार्क्स लाते हो तो आपको एक डिजायर पोस्ट मिल जाएगा डिजायर लोकेशन के साथ भी। तो आप मेंस में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है इसी पे, चूंकि आपको इसी पे आपका मेरिट बनने वाला है। अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो टीयर 1 और टीयर 2 को अलग अलग तैयारी करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ब्लंडर बिल्कुल ना करें। आप हमेशा टीयर 2 को ध्यान में रखकर तैयारी करें। मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ये जो बड़ा वाला सर्कल है आप देख सकते हैं कि ये टायर 2 है, और ये जो छोटा वाला सर्कल है ये बड़े वाले सर्कल के अंदर ही है जो कि टायर 1 है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप टायर 2 की तैयारी करते हो तो टायर 1 की तैयारी आप ऑटोमेटिकली कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है ना यार, नया पैटर्न के अनुसार। पुराने पैटर्न में क्या था कि उस मेंस में रीजनिंग नहीं आता था और जीएस नहीं आता था, तो उस तरह से ध्यान में रखकर हम लोग तैयारी करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस सेम है, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है। तो आपको हमेशा मेंस को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है, क्योंकि टीयर 1 बिल्कुल क्वालिफाइंग है। तो अगर आप शुरू से ही टीयर 2 के मेंटेलिटी से पढ़ाई करते हो तो आपका टीयर 1 में भी आप देखोगे कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे, और टीयर 2 में तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा आपका मार्क्स आएगा ही। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो होल तैयारी है ना, ये पूरा जो तैयारी है ये इंटरकनेक्टेड होता है, यानी टीयर 1 और टीयर 2 में आपके तैयारी एक दूसरे से लिंक है। यानी कि जो टीयर 2 है ना ये टीयर 1 का कंटिन्यूएशन है, ये अलग एग्जाम नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि मान के चलो कि आप टीयर 1 एग्जाम देने से पहले कुछ मैथमेटिक्स का PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पे कुछ आपको नए क्वेश्चन अगर दिख गए और आपने अगर उस क्वेश्चन को टिक मार्क किया है, तो किस लिए टिक मार्क किया है? ताकि आप उसको मेंस में फिर से उसको रिवाइज कर सको। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो प्री है और मेंस है यानी टायर 1 और टायर 2 वो एक दूसरे से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। यानी कि टायर 2 है जो वो टायर 1 का ही कंटिन्यूएशन है। आपको टायर 1 के प्रिपरेशन को फाइनल टच देना है, उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, उसमें 4 चांद लगाना है और आपका टायर 2 रेडी है। अब बात करते हैं कौन कौन से वो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिससे आप इस एग्जाम के लिए तैयार होगे। तो सबसे पहला तो बात आता है सिलेबस, इसके बाद PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके बाद मॉक्स और नोट्स। ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसको आपको तैयार करना है अपने आप को इस एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए। तो 1 बाय 1 सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो? तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप कोई पेड कोर्स ले सकते हो, या फिर आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हो, या फिर आप कोई अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आप यहाँ से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। सिलेबस कंप्लीट करने के दौरान आपको अपने हाथ से हर सब्जेक्ट का एक कंसाइज नोट्स बनाना है अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। मैं आपको आगे बताऊंगा कि नोट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके तैयारी में। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे पिनाकल पब्लिकेशन का बुक, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी तक हमें सबसे अच्छा बुक लगा है मार्केट में। ये आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, यानी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सबके अवेलेबल है पिनाकल पब्लिकेशन का बुक। जब आप इन बुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो आपको बहुत सारे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से, जो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं जो कि बहुत ही यूजफुल पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये जो पीडीएफ्स होते हैं इसमें आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली, क्योंकि जो एसएससी है देखिए हर साल मल्टीपल एग्जाम कंडक्ट कराती है। हर एग्जाम में 1000-2000 क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह से 20-30 हज़ार क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं, तो सबको सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है ना।
तो इन सारे पीडीएफ्स उस समय बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं, क्योंकि इन सारे जो पीडीएफ्स हैं इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप PYQs यानी बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उनमें से हर 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो कि आपको न्यू लगेंगे या फिर टाइम टेकिंग लगेंगे या फिर आपको लगेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको उसको सर्कल कर लेना है या टिक मार्क कर लेना है, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो लास्ट मोमेंट में आप केवल उन सारे क्वेश्चन पे फोकस करो, ना कि जो आपको पहले से आता है। तो ये सही तरीका हो गया PYQ सॉल्व करने का। अब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और PYQ भी सॉल्व कर लिया। अब बारी आती है अपने आप को आंकने की। तो अपने आप को आंकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मॉक दो। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए तभी आप मॉक दें। अगर आपने 50-60% भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मॉक देना स्टार्ट कर दो। आप डेली नहीं मॉक दो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक वीक में 2 मॉक दो, यानी हर तीसरा दिन आप एक मॉक दे सकते हो। इससे भी आपका बीच बीच में तैयारी का जो लेवल है मालूम चलता रहेगा, तो आप उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे। इसके बाद आता है कि जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, यानी आपके एग्जाम में जब 30-40 दिन बचे रहेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली एक मॉक दो। अब मॉक देने के बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होता है, मॉक देने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपने जिस मॉक को दिया इसके बाद सबमिट किया, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि उस मॉक में आपने 100 के 100 क्वेश्चन सारे सही कर दिए। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं हुए, या तो आपको वो क्वेश्चन न्यू लगे या टफ लगे या टाइम टेकिंग लगे। तो उस मॉक को बैठकर उसको प्रॉपर टाइम देना है, उसका एनालिसिस करना है, यानी हर वो क्वेश्चन को देखना है कि किस कारण से मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा है, या फिर किसी क्वेश्चन बना है लेकिन वो क्वेश्चन 2-3 मिनट ले लिया है, तो किस कारण से ये क्वेश्चन मेरा 2-3 मिनट लिया है, कैसे मैं इस टाइम को रिड्यूस कर सकता हूँ। तो यही सब चीज़ें आपको मॉक में एनालाइज करना है, मॉक एनालिसिस इसी को बोलते हैं। तो यानी कि मॉक तो देना ही है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है। और यहाँ भी आपको सेम ही चीज़ करना है कि जब आप मॉक दे रहे होगे और उसके बाद जब आप एनालिसिस उसका कर रहे होगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो कि टफ होंगे या फिर न्यू होंगे या फिर आपसे नहीं हुए होंगे, तो उन सारे क्वेश्चन को आपको सेव करके रखना है या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखना है। ये जो क्वेश्चन है ये एक तरह से आपके लिए लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए फिल्टर्ड क्वेश्चन हो गया। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास एक 400, 500, 600 क्वेश्चन का एक अच्छा क्वेश्चन का आपके पास एक कलेक्शन रहेगा, ताकि आप एग्जाम टाइम में केवल उन सारे क्वेश्चन को कम टाइम में रिवाइज करके चले जाओ। अब बारी आती है नोट्स की। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होगे उसी समय आपको एक कंसाइज नोट्स बनाना है। कंसाइज नोट्स आपको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बनाना है, ताकि जब आप उसको दोबारा रिवाइज कर रहे होगे तो आपको वो प्रॉपर समझ में आना चाहिए, और आपको बिल्कुल अपनी भाषा में बनाना है। टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं उस समय आपको केवल उनकी बात को समझना है, लेकिन जो नोट्स है वो अपनी भाषा में बनाना है, तभी आप उसको कम टाइम में और बिल्कुल अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो। कोई PYQ सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा जो कि आपको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अपने सिलेबस में कवर किया है लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उस समय आप किसकी हेल्प लोगे? नोट्स की हेल्प लोगे। उसी तरह जब आप कोई मॉक सॉल्व कर रहे होगे और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है जिसको आपने सिलेबस में कवर कर रखा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है अपने सिलेबस में लेकिन हमसे नहीं हुआ, तो आप उस समय कहाँ जाओगे? नोट्स में जाओगे ना, नोट्स के पास जाओगे और नोट्स में देखोगे कि ये क्वेश्चन कैसे मैंने सॉल्व किया है, कैसे हमें सॉल्व कराया गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट होता है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, कि जब आप लास्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे होगे तो आपके पास जब एक कंसाइज नोट्स होगा तो आप हर सब्जेक्ट के नोट्स को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज करके जा सकते हो, ताकि पूरा सिलेबस कम टाइम में एग्जाम के टाइम में एक बार आप बिल्कुल रिवाइज करके जा सकते हो। बात करते हैं कि हमें
पर डे कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो देखो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में हो। मान के चलो कि कोई कैंडिडेट अगर किसी जॉब में है तो जाहिर सी बात है उसको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा जितना मैं सजेस्ट करूँगा, तो वो अपने हिसाब से देखेगा। तो टाइम को बिल्कुल फ्लेक्सिबल यहाँ पे रखना है, अपने हिसाब से देखना है। मैं अगर एक आइडियल टाइम की बात करूँ, अगर आप टाइम को लेकर बिल्कुल भी फ्री हैं, यानी आपके पास टाइम को लेकर कोई दबाव नहीं है, तो 7 से 8 घंटे एक आइडियल टाइम होता है। मैं यहाँ पे 12-14 घंटा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। जब मैं भी तैयारी करता था तो 6-7 घंटे पढ़ने के बाद मैं भी पूरी तरह से टायर्ड हो जाता था और मैं छोड़ देता था। इसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं कि आपको सब्जेक्ट वाइज कितना टाइम देना चाहिए पर डे, तो एक आइडियल टाइम की बात करूं तो आपको मैथ्स को 2.5 घंटे पर डे देना चाहिए, इंग्लिश को 2.5 घंटे पर डे देना चाहिए, जीएस को 2 घंटे देना चाहिए और रीजनिंग को 1 घंटे। अब ये जो टाइम बताया है आपको इसको बिल्कुल भी रिजिड नहीं लेना है। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पढ़ो। अगर किसी दिन आपको इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं किया तो आप छोड़ दो, उस दिन आप मैथ्स ज़्यादा कवर कर लो, ताकि दूसरा दिन अगर आपको मैथ्स पढ़ने का मन ना करे तो इंग्लिश ज़्यादा कवर कर ले। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। आपको बिल्कुल भी टाइम बाउंड में नहीं रहना है, आपको सिलेबस बाउंड में रहना है, यानी सिलेबस को ध्यान में रखना है। आपको टाइम को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है कि हमें तो आज 2 घंटे मैथ पढ़ने थे या 2.5 घंटे मैथ पढ़ने थे, हमने 1 ही घंटे पढ़े हैं। तो ये एक गलत चीज़ होता है टाइम बाउंड में रह के पढ़ना। इससे आपका तैयारी है जो प्रिपरेशन है वो अफेक्ट होता है। तो आपको सिलेबस बाउंड होकर पढ़ना है, टाइम बाउंड होकर नहीं पढ़ना है। ये आप टाइम मैंने एक आइडियल टाइम बताया है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इतना घंटा आप दे सकते हो, लेकिन ये टाइम फ्लेक्सिबल है, इसको आप आधा घंटा कम ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हो। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को ईमानदारी से फॉलो करते हो ना यार, तो डेफिनेटली आपको 2024 में एक अच्छा पोस्ट मिलेगा, आप अपने ड्रीम पोस्ट को पा सकते हो। बशर्ते कि आपको अपने तैयारी को लेकर लॉयल रहना पड़ेगा, अपने तैयारी को लेकर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने तैयारी को लेकर सीरियस रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने CGL 2024 से रिलेटेड एक और वीडियो डाला था। यहाँ पे मैंने सारे कंटेंट नहीं बताए हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं बताया है कि आपको कहाँ से क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने आपको बताया है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, यानी हर सब्जेक्ट के लिए सोर्स बताया है, और वो भी बेस्ट सोर्स बताया है। मैंने उसमें बेस्ट कोर्स बताए हैं, बेस्ट बुक्स बताए हैं, जो यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो वो बेस्ट यूट्यूब चैनल्स बताए हैं, कौन कौन से आपको मॉक टेस्ट फॉलो करने चाहिए, मतलब सारी चीज़ कवर की हैं उसमें। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद इसके बाद आप अपने तैयारी को लेकर फिर बिल्कुल रेडी हैं। सो इफ़ यू आर अ जेन्युइन एस्पिरेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो को बनाने के लिए मैंने पूरा दिन मेहनत किया है। ये पूरा स्ट्रैटेजी मैंने लिखा है, इसके बाद मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे साथ कुछ और मित्र जुड़ सकें, और शेयर भी करें। थैंक यू।